जाल। अक्सर कुछ पाने की चाह में हम हर सीमा को पार कर देते हैं और ना चाहते हुए भी हम अपने साथ दूसरों को भी ऐसी परेशानियों में धकेल देते हैं जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ स्वाति मैडम और मेरे साथ हुआ। स्वाति मैम, मुझे लगता है कि अगर हम इस केमिकल को सोडियम के साथ रिएक्ट करें तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नहीं मदन, मेरा एनालिसिस और एक्सपीरियंस कहता है कि इस रिएक्शन से हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कुछ ही महीनों पहले स्वाति मैडम के यहाँ असिस्टेंट की जॉब स्टार्ट करी थी। मैडम कई सालों से केमिस्ट्री की एक बेहतरीन प्रोफेसर थी। इसी के साथ उनमें एक खास क्वालिटी ये थी कि अगर उन्होंने कुछ पाने की ठान ली तो वो उसके लिए हर हद पार कर देती थी। एक दिन मैं हर रोज की तरह लैब में केमिकल्स को उनकी जगह पर रख ही रहा था कि मैडम एक किताब हाथ में लिए मेरे पास आई और मुझसे कहा, मदन, आज मुझे एक नई चीज के बारे में पता चला है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस इम्पोर्टेंट असाइनमेंट में मेरी मदद करो। मुझे पहले कुछ भी समझ नहीं आया कि मैडम किस बारे में बात कर रही है। मैडम ने मुझे किताब खोलकर उसमें एक चमकते हुए पत्थर की फोटो दिखाई और कहा कि वो एक स्पेशल स्टोन है जिसके बारे में आज तक बहुत कम रिसर्च हुई है। अगर उन्हें ये मिल गया तो वो उससे रिसर्च को पूरा कर पाएंगी। मैं ये सुनकर काफी खुश था, पर मैंने किताब में देखा कि कुछ पेज फटे हुए थे। मैंने मैडम को इस बारे में बताया, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे फौरन तैयार होने के लिए कहा। शाम को हम दोनों उस जगह के लिए निकल पड़े। मैम, आपको लगता है कि ये सेफ है? मेरे अंदर ना जाने क्यों उस वक्त एक डर बढ़ता ही जा रहा था। मैडम ने मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक है और मैं ज्यादा टेंशन ना लूं। खैर, हम आपस में रिसर्च के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओह गॉड, इसे भी अभी खराब होना था। मैं टायर चेंज कर ही रहा था कि अचानक से मुझे पीछे झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई थी। शुरू में मुझे लगा कि कोई जानवर होगा, इसलिए मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। पर जब बहुत देर तक आवाज आती रही तो मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा झाड़ियों में मैंने लाल रंग की खूंखार आंखें देखी। मैं इसके बारे में मैडम को बताना चाहता था, पर मैंने सोचा कि वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। इससे बेहतर वहां से जल्दी निकल जाना ही होगा। मैंने जल्दी से टायर चेंज करा और हम आगे रास्ते पर चल पड़े। मदन, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? मैंने उस समय बहाना बनाकर बात टाल दी। सोचा असाइनमेंट पूरा हो जाने के बाद सारी बात बता दूंगा। चलते हुए काफी रात हो चुकी थी और सड़क भी बहुत सुनसान थी। आसमान में काले घने बादल थे और वो इस तरीके से गरज रहे थे जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। कुछ देर चलते हुए मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैम, ये सब आखिर कौन है? क्या तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? इस बार भी सिर्फ मुझे ही परछाई दिख रही थी। मैडम ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए वो ड्राइव करेंगी, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। बहुत देर तक चलते हुए ना तो हमें कोई नदी दिखाई दी और ना ही कोई आसपास दिखा जिससे हम नदी के बारे में पूछ सकते थे। कुछ देर बाद हमें रास्ते में एक लड़की दिखी जिसकी उम्र लगभग 25 की थी। मैंने गाड़ी फौरन उसके पास ले जाकर रोकी और उससे नदी के बारे में पूछा। उस पत्थर की तलाश में आए हो ना? तुम्हें इस पत्थर के बारे में कैसे पता चला? उसका नाम नीलिमा था। उसने बताया कि जो भी यहाँ आता है उसको सिर्फ खास पत्थर की ही चाह होती है। उसने कहा कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हम उस रात आए हैं, क्योंकि उस रात पूर्णिमा थी और पूरे चांद की रोशनी में पत्थर की चमक बढ़ जाती है। ये सब सुनकर मेरी मैडम बहुत खुश हो गई। नीलिमा ने हमें आगे जाने का रास्ता बताया। हमने उसको शुक्रिया कहा और नदी की ओर चल पड़े। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद हम आखिरकार नदी तक पहुंच गए। मदन, जल्दी से सामान तैयार करो, मुझे हर हालत में ये खास पत्थर चाहिए।
मैडम फौरन नदी के किनारे पर गईं और आसपास खास पत्थर को ढूंढने लगी। मैं गाड़ी से सामान निकाल ही रहा था कि मुझे मैडम की आवाज सुनाई दी। फाइनली मुझे ये मिल ही गया। मैं सामान लेकर मैडम के पास गया तो मैंने देखा कि मैडम की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनके सामने वो चमकता हुआ खास पत्थर था। मैडम ने जैसे ही उसको छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से नीलिमा ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ। आसमान में पूरे चांद के निकल जाने के बाद तुम इसे छूना। हमने भी सोचा कि जब इतना इंतजार करा है तो कुछ देर और सही। कुछ ही मिनटों में पूरा चांद निकला और मैडम अपने सपने को पूरा करने ही वाली थी। लेकिन जैसा हमने सोचा वैसा हमेशा नहीं होता। उस समय ऐसा ही कुछ हुआ। मैं ये देखकर चौंक गया कि मैडम के पत्थर को छूते ही वो बेहोश हो गई। मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी थोड़ी देर में मैडम की आंखें खुली, पर उनकी आंखें खून से भरी खूंखार लग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने उन झाड़ियों में देखा था। उसके बाद वो खुद ही खड़ी हुई और उनके ऊपर आसमान से तेज बिजली गिरी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डर की वजह से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मुझे नीलिमा की आवाज सुनाई दी। सोनिया, आखिरकार तुम्हारे लिए भी एक परफेक्ट बॉडी मिल ही गई। आंखें खोलकर जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरी मैडम अब एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। यही नहीं, नीलिमा भी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। नीलिमा ने मैडम से कहा कि वो अभी बहुत कमजोर है और उन्हें मेरे खून से अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। मैं वहां से भागने ही वाला था कि मैडम अचानक से मेरे पीछे आई और मेरी गर्दन में दांत गड़ाकर खून पीने लगी। नीलिमा, ये तुमने मेरी मैडम को क्या बना दिया? तुम आखिर क्या चाहती हो? नीलिमा ने बताया कि मैडम के शरीर के अंदर नीलिमा की बहन सोनिया की आत्मा है। कई सालों पहले एक हादसे में दोनों बहनों की मौत हो चुकी थी। नीलिमा को तो अपने लिए एक बॉडी मिल गई, पर सोनिया के लिए आज तक कोई परफेक्ट मैच नहीं मिला। तभी उसने स्पेशल स्टोन वाला प्लान बनाया ताकि वो मैडम को यहाँ तक ला सके। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने किसी तरह से खुद को मैडम से छुड़वाया और मैंने गाड़ी की टूल किट से एक हथौड़ा बाहर निकाला। जिससे ये कहानी शुरू हुई, उसी से ये कहानी अब खत्म होगी। मैं फौरन भागते हुए स्पेशल स्टोन के पास गया और उस हथौड़े से वार किया। मेरा निशाना सही लगा। पत्थर के कई टुकड़े हो चुके थे। बेवकूफ लड़के, ये तूने क्या कर दिया? मैडम बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। तभी वहां जोरों से एक भूकंप आया। इसी के साथ नीलिमा भी बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि पत्थर के टुकड़े बहुत तेजी से चमक रहे थे। देखते ही देखते उनमें से एक बड़ी रोशनी की किरणें सीधे ऊपर आसमान में जाने लगी। मैं समझ गया कि जरूर कुछ और बुरा होने वाला है। मैंने मैडम को उठाया और तुरंत ही उनको गाड़ी में बैठा दिया। मैंने फौरन गाड़ी स्टार्ट करी और हम वहां से चल दिए। कुछ देर बाद मुझे नदी के पास एक बहुत बड़ा विस्फोट होता दिखाई दिया। उस विस्फोट से शायद उस पत्थर का अंत हो गया और शायद ही अब और कोई लड़की उन बहनों के जाल का शिकार होने से बच पाए। ये कहानी राजेश्वरी की है, जो उस दिन अपने कॉलेज से देर से निकली। दूसरे सेमेस्टर के एग्जाम थे, तो लाइब्रेरी से उसने पढ़ाई पूरी करके देरी से निकलने की सोची। रात भी काफी हो चुकी थी और उसे अपनी माँ की डांट का भी डर सताने लगा था। रास्ता काफी सुनसान था और दूर दूर तक किसी भी शख्स के होने का वजूद उस रास्ते पर महसूस नहीं हो रहा था। राजेश्वरी ने ये देखकर अपने कदम तेजी से लेने शुरू कर दिए। रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन राजेश्वरी अब भी अपने घर नहीं पहुंची थी। रास्ता खराब होने की वजह से उसे घर जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। दूर तक गुप्त अंधेरा था, मानो जैसे अमावस्या की काली रात हो।
ये सब देखकर राजेश्वरी डरने लगी। तभी अचानक उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। किसी और के कदमों की आहट सुनकर राजेश्वरी ने भी अपने कदम तेजी से लेने शुरू कर दिए। राजेश्वरी इतना डर गई कि उसने भागना शुरू कर दिया। पर वो अकेली नहीं भाग रही थी, कोई और भी था जो राजेश्वरी के साथ साथ भाग रहा था। ये महसूस कर राजेश्वरी डर से पसीना पसीना हो गई। उसे बस यही समझ आ रहा था कि कैसे भी करके उसे अपने घर पहुंचना है। लेकिन अचानक राजेश्वरी के सामने आकर किसी ने उसका रास्ता रोक दिया। राजेश्वरी की मानो सांसें रुक गई। वो डर से कांपने लगी। अरे सुमित, तुम डर गई ना? तुम एक नंबर की डरपोक लड़की हो, ये बात तो मुझे पता थी, लेकिन इतनी डरपोक होंगी ये मुझे नहीं पता था। ओह शट अप! तुम्हें हंसी आ रही है और मेरी यहाँ जान निकल गई। सुमित राजेश्वरी का बॉयफ्रेंड था। उसने पहले ही राजेश्वरी को कॉलेज से अकेले जाते हुए देख लिया था और उसी समय उसने राजेश्वरी को डराने का प्लान बनाया। राजेश्वरी और सुमित ने एक साथ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते सुमित ने राजेश्वरी को वो रात उसके साथ गुजारने के लिए कहा। पहले तो राजेश्वरी ने मना कर दिया, लेकिन सुमित के बार बार जिद करने पर वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। राजेश्वरी ने अपनी माँ को फोन कर सहेली के घर पर पढ़ाई करने का बहाना बना दिया। अब हेलो माँ, आज मैं रीटा के घर ही रुकूंगी। क्यों, क्या हुआ? अब वो कल कॉलेज में प्रैक्टिकल्स है ना, तो उसी के लिए हम दोनों पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा उछल कूद मत करना। और हाँ, पढ़ाई करने गई हो, पढ़ाई ही करना, दूसरे काम में मत लग जाना। ठीक है माँ। सुमित राजेश्वरी को अपने घर के पीछे के तहखाने में ले गया। हाँ, अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो क्या तुम्हें घर ले जाकर मुझे अपने मम्मी पापा से मार खानी है? दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की। हंसी ठिठोली करने के बाद सुमित ने राजेश्वरी से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर राजेश्वरी ने अपनी नाराजगी जताई। सुमित ने उसकी नाराजगी को नजरअंदाज किया और उसने राजेश्वरी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना शुरू रखा। अब सुमित छोड़ो, देखो मत करो ऐसा, मना तो कर रही हूँ। राजेश्वरी का उस पर चिल्लाना सुमित को पसंद नहीं आया, जिसके बाद उसने भी राजेश्वरी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कितने ड्रामे करती हो तुम। हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। सुमित का इस तरह गुस्सा होना राजेश्वरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो वहां से जाने लगी। राजेश्वरी को वहां से जाता देख सुमित ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और जबरदस्ती शुरू कर दी। दोनों में खींचातानी काफी देर तक चली। राजेश्वरी ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की। वहीं बात ना बनती देख सुमित को बहुत गुस्सा आया और उसने राजेश्वरी को जोर से धक्का दे दिया। सुमित का धक्का इतना तेज था कि तहखाने में रखे सरिये में राजेश्वरी का सर जा घुसा और उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। राजेश्वरी को मरा हुआ देख सुमित की हालत खराब हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मुझसे? सुमित की सांस फूलने लगी। उसकी जान मानो हलक में अटक गई हो। वो बस अपने आप को बचाने के उपाय सोचने लगा।
जिस राजेश्वरी से वो बेइंतहा मोहब्बत करने की बातें किया करता था, आज वो उसी की लाश को ठिकाने लगाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। राजेश्वरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुमित ने एक लोहे का बक्सा निकालकर उसमें लाश को डाल दिया। फिर जंगल की तरफ वो उस लाश को खींचकर ले जाने लगा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने लाश को दफनाने के लिए एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद उसने राजेश्वरी की लाश को उसी गड्ढे में डाल दिया। सुमित के हाथ खून से काफी लथपथ हो चुके थे। उसे साफ करने के लिए उसने राजेश्वरी का दुपट्टा लेकर अपने खून से रंगे हाथ साफ किए और उसने उस दुपट्टे को गड्ढे में फेंक दिया। आखिरकार उसने राजेश्वरी की लाश को दफना दिया। राजेश्वरी के साथ किए गए गुनाह के सदमे से वो अब भी बाहर नहीं आया था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने खुद अपने हाथों से उसका कत्ल किया है। सदमे में होने की वजह से वो वहीं जाकर बैठ गया। मुझे माफ कर देना राजेश्वरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। अब मैं दुनिया से तुम्हारा सच कैसे छुपा पाऊंगा? काफी देर तक खुद से बात करने के बाद सुमित ने हिम्मत जुटाकर वहां से जाना ही ठीक समझा। राजेश्वरी की लाश को ठिकाने लगाने के बाद सुमित जंगल से बाहर निकला और घर पहुंचने के लिए लिफ्ट मांगने लगा। क्या हमें गाड़ी रोकनी चाहिए? अरे पागल है क्या? चुपचाप यहाँ से निकल। देख नहीं रहा रात कितनी हो रही है? क्या पता हमें फंसाने की ये किसी की चाल हो। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। आपको कहीं जाना है? हाँ, थोड़ा सा आगे। क्या आप मुझे छोड़ देंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी वहीं जा रही हूँ। सुमित गाड़ी में बैठ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अचानक उसे पीछे कुछ दिखाई दिया। लड़की ने सुमित का घबराया हुआ चेहरा देख उससे इसकी वजह पूछी, जिसके बाद सुमित ने बेतुका सा बहाना बनाकर बात को टालने की कोशिश की। इतनी तो गर्मी भी नहीं है जिससे आप पसीना पसीना हो रखे हैं। जॉगिंग करने आया था, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। वैसे इस टाइम रनिंग कौन करता है? हाँ, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, इसलिए रात में ही समय मिलता है। ये लीजिए, इससे अपना पसीना साफ कर लीजिए। नहीं नहीं। अरे अरे कोई बात नहीं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सुमित कपड़े से पसीना साफ करने लगा, लेकिन अचानक उसने कपड़े को ध्यान से देखा तो वो राजेश्वरी का दुपट्टा था। उसने हिम्मत जुटाकर लड़की की तरफ देखा। क्या हुआ सुमित, तुमने मुझे नहीं पहचाना?